हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम हन्ना आरेंट के बारे में पढ़ेंगे। हन्ना आरेंट एक समुदायवादी विचारक हैं और यह भी आपके सिलेबस में न्यू है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना क्योंकि जो न्यू सिलेबस में पॉइंट्स जुड़े हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हन्ना आरेंट एक अमेरिकी महिला दार्शनिक हैं और राजनीतिक विचारक हैं, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में ना होकर इनका जन्म 1906 में हैनोवर जर्मनी में हुआ। इनके माता पिता जर्मन यहूदी थे। जब जर्मनी में नाजीवाद आया तो इन्हें वहाँ से भागना पड़ा और फ्रांस के रास्ते होते हुए वह अमेरिका पहुंची और बाद में उन्होंने वह अमेरिका की ही नागरिक बन गई। तो इस तरह से 1941 में वह वहाँ बसी और वहाँ की नागरिक बन गई। तो अब हम पढ़ते हैं उनके जीवन परिचय से लेके उनके जितने भी विचार रहे हैं अपने लाइफ में उनके बारे में। वह मूल्यतः समुदायवादी हैं जिन्होंने सरकार व नागरिकों के बीच परंपरागत संबंधों को परिभाषित किया है और पहली आधुनिक राजनीतिक विचारक है जिन्होंने सार्वजनिक जीवन को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा था जो सार्वजनिक जीवन है वह बहुत अच्छा होता है और उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हन्ना आरेंट के विचार कार्ल जैस्पर व मार्टिन हाइडेगर से प्रभावित थे। रचनाएं की बात करें तो उनकी रचनाएं द ह्यूमन कंडीशन 1958, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरिज्म 1951, ऑन रेवोल्यूशन 1963, ऑन वायलेंस 1970, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर 1961। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं हैं। अब बात करते हैं हम हन्ना आरेंट का राजनीतिक दर्शन। हन्ना आरेंट का मानना था कि सही जीवन के लिए व्यक्ति का सार्वजनिक होना जरूरी है। अगर व्यक्ति चाहता है वो अच्छा जीवन जिए तो उसके लिए उसको सार्वजनिक होना जरूरी है। उन्होंने कहा था सहभागिता का सिद्धांत उन्होंने बताया। उन्होंने कहा अगर सहभागिता का सिद्धांत होता है तो उसके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता मिल जाती है। उनकी मानवीय गतिविधियों के बहुलता के सिद्धांत, उनके मानवीय कार्यों का दार्शनिक मानव शास्त्रीय सिद्धांत। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति का उन्होंने अध्ययन करा और उन्होंने व्यक्ति को समुदाय में रहने के लिए ही ज़्यादा प्रेरित करा। वह चाहती थी कि सभी लोग मिलकर शासन प्रक्रिया में भाग लें। हन्ना आरेंट के राजनीतिक चिंतन में स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। अपनी पुस्तक बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर में उन्होंने कहा राजनीति का अस्तित्व स्वतंत्रता है, उसके अनुभव का क्षेत्र ही उनका कार्य है। उन्होंने कहा था अगर राजनीति को बनाए रखना है तो उसके लिए पहले स्वतंत्रता होनी जरूरी है। द ह्यूमन कंडीशन में हन्ना आरेंट ने कहा कि आधुनिक विश्व में राजनीति को आर्थिक गतिविधियों से द्वितीयक माना जा रहा है। तो उन्होंने कहा था कि जो राजनीति की आर्थिक गतिविधियां होती है वो पीछे पिछड़ती जा रही हैं और राजनीति को भौतिक व घरेलू आवश्यकताएं पूर्ण करने के प्रशासनिक यंत्र के रूप में देखा जा रहा है। तो इन्होंने कहा था कहीं ना कहीं राजनीति में भौतिक और घरेलू आवश्यकताओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो और उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक यंत्र है उस पर पूरी तरह से शिकंजा कसता जा रहा है। राष्ट्रीय क्षेत्र स्वतंत्र गतिविधि व निर्णय का क्षेत्र है। अगर हम राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करें उस पर सर्वाधिकारवाद नहीं होना चाहिए, यानी किसी की तानाशाही या किसी का पूरी तरह से शासन नहीं होना चाहिए, अपितु वो स्वतंत्र रहना चाहिए जिससे वो अच्छे से अपने निर्णय ले सकें। आरेंट कहते हैं प्लेटो व मार्क्स जैसे विचारक राष्ट्रीयता के विरोधी विचारक हैं क्योंकि मार्क्स ने व्यक्ति को निश्चित वर्ग तक सीमित कर दिया, उन्होंने सर्वहारा वर्ग तक सीमित कर दिया, और प्लेटो ने कहा कि वो राज्य के अधीन है, यानी व्यक्ति पूरी तरह से राज्य के साथ नहीं है बल्कि उसके अधीन है। हन्ना आरेंट कहती है कि राजनीति का आशय शक्ति प्राप्त करना ना होकर न्याय व सम्मान प्राप्त करना है। यानी अगर हम राजनीति में आते तो न्याय करो, सबके साथ सही न्याय करो और सबके साथ सम्मान की भावना रखो। आरेंट ने दलों के बजाय व्यक्ति को महत्व दिया व लोकतंत्र का समर्थन किया है। आपका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उन्होंने व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है और लोकतंत्र को समर्थन किया है।
अब हम बात करते हैं राज्य व व्यक्ति का संबंध। राज्य व व्यक्ति का संबंध, उनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। उसमें हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद का विरोध करा क्योंकि यह पूर्ण आतंक पर आधारित था। इसके अंदर आतंक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि व्यक्ति के जीवन के पक्षों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे व्यक्ति के स्वतंत्रता व अधिकार समाप्त हो जाते हैं। सर्वाधिकारवाद में पूर्ण प्रभुत्व द्वारा समूची मानवता की व्यक्तिता का विनाश किया जाता है। जैसे कि हम अगर बात करें, हन्ना आरेंट जर्मनी से भागकर आई थी, तो आपको मालूम है कि वहाँ पर क्या हुआ था। जब हिटलर आया था तो हिटलर ने नाजीवाद की प्रक्रिया अपनाई थी। उसके अंतर्गत उन्होंने जितने भी यहूदी लोग थे उन्हें मरवा दिया था। वो कहते थे कि वो हमारी नस्ल के नहीं हैं और वो अच्छी नस्ल के लोग नहीं हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि अगर सर्वाधिकारवाद आ जाता है तो वो आतंक पे प्रेरित होता है, और आतंक पे रहेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की पूरी तरह से स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं कि विचारक होते हैं, उनके विचार कहाँ से होते हैं, जिन परिस्थितियों में वे रहते हैं वहाँ का अध्ययन करते हैं और उसी के हिसाब से उनके विचार हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे टाइम में किस तरह से लड़कियों के साथ अगर भेदभाव हो रहा है या कुछ भी है, तो उसके टॉपिक पर हमारे विचार बन जाएंगे। तो आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति का मूल कारण ही व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि आपको मालूम ही है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 टू 1918। तब जर्मनी में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति अधिक थी। जब युद्ध खत्म हो चुका था तो लोगों ने क्या करा, उन्होंने सोचा कि आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए हिटलर के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। और जबकि आपको पता है कि हिटलर इतना अच्छा वक्ता था कि अगर वो भाषण देने लगता था लोग एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते थे। तो व्यक्ति के निजी व सार्वजनिक जीवन का विभाजन समाप्त होने के कारण ऐसा हुआ। तो हिटलर ने पूरी तरह से सारा कंट्रोल कर लिया, सारे रूल रेगुलेशन अपनी तरह से उन्होंने फॉलो किए। तो इन्होंने कहा व्यक्ति ने क्रिया के बजाय स्वयं को काम और मजदूर तक सीमित कर लिया। उनके खुद के कोई एक्शन नहीं रहे। उन्होंने कहा ठीक है, राज्य सरकार जो हमें काम दे रही है या हम मजदूर हैं उसी तक सीमित कर लिया। इसीलिए हन्ना आरेंट सर्वाधिक वर्ग क्रिया पर देती हैं। उन्होंने 3 स्रोतों का उल्लेख करा है मनुष्य जीवन का। 3 स्रोत हैं, एक्शन, वर्क एंड लेबर। एक्शन, जीवन की सर्वश्रेष्ठ गतिविधि राजनीतिक एवं नैतिक कार्य है। वर्क, जिसमें स्थायी वस्तुओं का निर्माण होता है। लेबर, शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है, अतः प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। मानव की ये सभी आवश्यकताएं पशुओं के समान हैं। इन्होंने कहा यदि मानव अपनी शक्ति का सामूहिक प्रयोग करे और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करे, तब भविष्य में सर्वाधिकारवाद की पुनरावृत्ति संभव नहीं होगी। तो इनका यही मानना था कि मनुष्य को अपनी शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं उनके क्रांति के विचार की। अपनी किताब ऑन रेवोल्यूशन में आरेंट ने गणतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन किया। उनकी एक बुक है ऑन रेवोल्यूशन, उसमें गणतांत्रिक शासन प्रणाली का समर्थन करती है। उनका कहना था कि क्रांति का मूल उद्देश्य लोगों को मुक्ति दिलाना नहीं, अपितु स्वतंत्रता दिलाना है। ये नहीं कि आपने किसी से छुड़ा लिया, उन्हें छुड़ाने के बाद भी पूरी तरह से व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहिए, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आरेंट ने फ्रांसीसी व अमेरिकी क्रांति में तुलनात्मक अध्ययन करा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, और अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1776 में। तो दोनों क्रांति कहीं ना कहीं सेम पीरियड में हैं। तो इन्होंने अमेरिकी क्रांति को ज़्यादा बेहतर माना क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल स्थान दिया। यहाँ आप एक पॉइंट नोट कर लेना, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बल देती हैं। और इन्होंने कहा कि अमेरिकी स्वतंत्रता में हिंसा को पूरी तरह से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा, हन्ना आरेंट ने अमेरिकी क्रांति को स्वच्छ क्रांति कहा। फ्रांसीसी क्रांति आवश्यकता की कहानी है, जिसमें मूल उद्देश्य समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन थे। इसमें हिंसा का निर्माण हुआ, इसीलिए यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। आवश्यकता पर अधिक बल देने के कारण ही उन्होंने मार्क्स की आलोचना की। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि सर्वाधिकार
वाद के प्रति हन्ना आरेंट का दृष्टिकोण खराब था। और ये विचारधारा क्यों आई? क्योंकि वो जर्मनी में रहती थी और वहाँ पर हिटलर का उदय हो गया था, हिटलर के शासन का। और नाजीवाद में नाजियों ने बुरी तरह से यहूदियों को मारना शुरू करा। तब उन्हें अपनी जान की रक्षा करनी पड़ी और वो अमेरिका भाग आई। तभी से वो सर्वाधिकारवाद की विरोधी बन चुकी थी। और इन्होंने कहा कि सर्वाधिकारवाद विचारधारा पूरी तरह आतंक पर आधारित है। इसके द्वारा मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों पर पूर्ण नियंत्रण किया जाता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकार भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है। तो एक तरह से ये राष्ट्रवादी विचारधारा है। और जैसे कि बताया था कि इन्होंने कहा ही था कि सर्वाधिकारवाद कहाँ से आया, क्योंकि व्यक्ति भी इसका रीज़न स्वयं ही है। उसने अपना नेता हिटलर चुना और वे अपने हितों के प्रति भी सचेत नहीं रहे व्यक्ति, और उन्होंने आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए हिटलर को चुन लिया। और यही उनकी भूल थी। यदि मानव अपनी शक्ति का सामूहिक प्रयोग करे और स्वतंत्रता को बनाए रखे तो सार्वजनिक गतिविधियों में वो अच्छे से भागीदारी कर सकता है और भविष्य में हो सकता है दोबारा सर्वाधिकारवाद ना आए। हिटलर भी इसीलिए ख़त्म हुआ क्योंकि हिटलर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही रही है कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दिया और उसने रशिया पर पहले पोलैंड पे आक्रमण करा, आफ्टर दैन उसने रशिया पे आक्रमण करा। यही उसकी भूल थी और अमेरिका पे आक्रमण करना भी उसकी भूल थी। तो इस तरह उसका कहीं ना कहीं पतन हो गया था। तो समुदायवादी एवं गणतंत्रवादी विचार। आरेंट के विचारों को राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जाता, क्योंकि ना तो उन्हें उदारवादी कह सकते ना समाजवादी। स्पष्ट है, हन्ना आरेंट फांसीवाद के प्रबल विरोधी थी। वो एक निरंकुश शासन नहीं चाहती थी। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज़्यादा बल दिया है और व्यक्ति को नैतिक और सामुदायिक प्राणी माना है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति प्रधान या अनुनादिवाद समाज की उन्होंने आलोचना करी और मार्क्सवाद की भी वह विरोधी थी। उन्होंने कहा लोकतंत्र में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा शक्तियां आम जनता में निहित होती हैं, सरकार में नहीं। तो इसलिए जनता की सहमति एवं लोगों का समर्थन सरकार के संचालन का मूल अधिकार आधार है। अब बात करते हैं हम राजनीति के अरस्तु के विचारों का समर्थन। उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र को नैतिकता का पर्याय माना, जिस प्रकार यूनानी विचारक अरस्तु ने किया था। राजनीति एक्शन का क्षेत्र है। उन्होंने दास प्रथा का समर्थन नहीं किया। राजनीति अर्थव्यवस्था से सर्वोच्च है। हन्ना आरेंट की आलोचना भी की गई है। उन्होंने कहा मानव गतिविधियों में कृत्रिम विभाजन नहीं कर सकते। कई परिस्थितियों में निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि कौन सा विशेष कार्य है और कौन सा नहीं। अमेरिकी क्रांति का एकमात्र व सर्वोत्तम उदाहरण पूरी तरह से स्वीकार करना कठिन है। निष्कर्ष की बात करते हैं हम। हन्ना आरेंट का विचार सभी वैचारिक विभाजनों से परे है। वे स्वतंत्रता की समर्थक है, लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं और सबसे बढ़कर वो क्रांतिकारी मानववादी हैं, जिनके विचार 21वीं सदी के लोकतंत्र और मानवाधिकार के गुण में युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। तो कहीं ना कहीं इनके विचार भी काफ़ी ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं ना कि दोनों फैक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनके कौन से फैक्ट लें। ये बात हुई थी हमारी हन्ना आरेंट की। आपके सिलेबस में जो पश्चिमी विचारक हैं उसमें हन्ना आरेंट और मैरी वॉलेंसक्रॉफ्ट हैं। तो यही दो लेडीज़ हैं जो आपके सिलेबस में हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होकर और वीडियो अपलोड कर सकूं और आपकी मुझे राय पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।